हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से कोष्टक और बोडमस के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों को बोडमस से पहले सबसे पहले कोष्टकों को जान लेनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जो आपका बोडमस है वो कोष्टक से ही संबंधित है। मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से कोष्टकों के प्रकार के बारे में बताऊंगा और साथ ही इनके जो नाम होते हैं और इनकी जो पहचान है वो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सारा चीज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग गणितीय संक्रिया से संबंधित व्यंजकों का हल करना चाहते हैं, इसका सरलीकरण करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी दोस्तों मेरे वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोष्टकों के प्रकार पर, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो कोष्टक होता है वो क्या कहलाता है। बाबू, जो कोष्टक है वो गणितीय संक्रिया को हल करने का एक सुविधाजनक विधि है, एक सुविधाजनक युक्ति है। इसी की सहायता से गणितीय संक्रिया वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो व्यंजक होते हैं, उनका बाबू सरलीकरण किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है गणितीय व्यंजकों के समस्याओं को हल करने में कोष्टक का उपयोग किया जाता है। यदि आप बाबू गणितीय व्यंजकों को हल करना चाहते हैं, उनका बाबू अगर आप समाधान करना चाहते हैं, तो बिना कोष्टक का उसका जो समाधान होगा वो नहीं हो सकता है। उसमें कोष्टक आएंगे तो बाबू आएंगे ही। तो आप लोग समझ कर रखना कि जो कोष्टक है वो गणितीय संक्रिया वाले व्यंजकों के समाधान के लिए कितना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे है बाबू इसमें, जिससे समस्या का समाधान करना आसान हो जाता है। कोष्टक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कोष्टकों के प्रकार का, तो बाबू जो कोष्टक के प्रकार हैं मुख्य रूप से वो होते हैं चार। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले कोष्टक पर। पहला जो कोष्टक है उसे कहा जाता है रेखा कोष्टक, जो दूसरा कोष्टक है उसे कहा जाता है छोटा कोष्टक, और जो तीसरा कोष्टक है उसे कहा जाता है मंझोला कोष्टक, और जो चौथा कोष्टक है उसे कहा जाता है बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले बाबू हम लोग बात करते हैं पहले कोष्टक अर्थात रेखा कोष्टक पर। देखिए, इसमें बताया जा रहा है इसका चिन्ह, ये छोटा कोष्टक है, हम इस पर चलते हैं। इस सरल रेखाखंड द्वारा, इस बाबू लिखे है ना, यहाँ पर इस नहीं होगा, यहाँ पर इसे होगा, इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसे सरल रेखाखंड द्वारा व्यंजक के ऊपर लगाते हैं। यानी कि अगर जिस किसी भी व्यंजक पर छोटा रेखाखंड अगर प्रयुक्त रहता है तो उसे बाबू हम लोग रेखा कोष्टक के रूप में जानते हैं। रेखा कोष्टक की जो पहचान होती है वो बाबू उसके रेखा से होती है। लेकिन मैं यहाँ पर रेखाखंड शब्द का प्रयोग इसलिए किया हूँ क्योंकि बाबू आप जानते हैं कि जो रेखाखंड होते हैं वह बाबू इसी रूप में होते हैं, लेकिन जो रेखा होती है वह बाबू इस रूप में होती है। तो इसलिए मैं बाबू यहाँ पर रेखाखंड का प्रयोग किया हूं, क्योंकि जो रेखा कोष्टक है उसका निरूपण इसी रूप में किया जाता है। अगर हम बाबू यहाँ पर देखें इस व्यंजक में, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस व्यंजक में 2 और 3 के ऊपर जो बाबू यहाँ पर रेड कलर का जो निशान लगाया गया है बार के रूप में, यही बाबू क्या है, यही बाबू आपका रेखा कोष्टक है। यानी कि अगर गणितीय संक्रिया से संबंधित व्यंजक में बाबू अगर आपके ऐसे अगर चिन्ह देखे जाते हैं संख्याओं के ऊपर या पदों के ऊपर, अगर ऐसे चिन्ह देखे जाते हैं तो हम लोग उसे रेखा कोष्टक के रूप में समझेंगे। और जब भी दोस्तों आपके गणितीय संक्रिया वाले व्यंजकों में रेखा कोष्टक आएगा तो इसकी क्रिया सबसे पहले करनी है। आप लोग याद रखिएगा, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इन चार कोष्टकों में सबसे पहले जो कोष्टक की क्रिया होगी वो होगी रेखा कोष्टक की। तो दोस्तों इसे आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। अगर आप लोगों ने इतना जान लिया तो दोस्तों समझिए कि जो आपका रेखा कोष्टक है वो खत्म हुआ। अगर हम बात करें बाबू अगले कोष्टक का, तो अगला जो कोष्टक है वो है आपका छोटा कोष्टक। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को रेखा कोष्टक के एग्जांपल में बता देता हूं। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बाबू एक व्यंजक लिया हुआ है जो कि गणितीय संक्रिया से संबंधित है, ठीक है। इसमें बाबू आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है कि इस व्यंजक में 2 और 3 को सबसे पहले हल करना है। देख सकते हैं 2 - 3 को पहले हल करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसके ऊपर बाबू रेखा कोष्टक है। रेखा कोष्टक को हल करने के बाद ही हम किसी अन्य कोष्टक को हल करेंगे। अब हम बात करते हैं बाबू अगले कोष्टक पर। तो देखिए, हम बता चुके हैं कि जो इसका अगला कोष्टक है वो छोटा कोष्टक है। अगर हम बात करें छोटा कोष्टक के चिन्ह का, तो बाबू छोटा कोष्टक का जो चिन्ह होता है वो होता है इस रूप में।
कैसा होता है बाबू, वो होता है इस रूप में। यही क्या है, यही जो चिन्ह है वो बाबू होता है छोटा कोष्ठक का। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका चिन्ह ऐसा होता है। अगर आपको गणितीय संक्रिया में बाबू अगर किसी पद में ऐसा चिन्ह अगर आपको दिखाई दे तो आप समझना कि ये जो चिन्ह है वो किसका है, तो यह है छोटा कोष्ठक का, जिसे रेखा कोष्ठक के बाद हल करना होता है। यदि बाबू किसी गणितीय संक्रिया वाले व्यंजक में रेखा कोष्ठक भी आए और छोटा कोष्ठक भी आए तो आपको जो छोटा कोष्ठक का सॉल्यूशन करना है वो करना है रेखा कोष्ठक के हल करने के बाद ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 कोष्ठकों में सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक को ही हल करना है। ठीक, उसके बाद हमें हल करना है किस कोष्ठक को, तो उसके बाद हमें हल करना है छोटा कोष्ठक को। तो बाबू यहां पर जो आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 3 × 4 - 2, तो इसमें बाबू कौन हल होगा, सबसे पहले बाबू इसमें सबसे पहले ये वाला जो पद है वो हल होगा। क्यों हल होगा, क्योंकि इसमें रेखा कोष्ठक बिल्कुल भी नहीं है। रेखा कोष्ठक अगर रहेगा तब जाकर हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक की क्रिया करेंगे। अगर रेखा कोष्ठक नहीं रहेगा तो उसके बाद हम छोटा कोष्ठक की क्रिया करेंगे। तो बाबू इसमें बिल्कुल भी रेखा कोष्ठक नहीं है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे, यानी कि इसका तो 4 - 2 का। क्यों, क्योंकि जो 4 - 2 है यह बाबू छोटा कोष्ठक में आया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले कोष्ठक पर। ठीक है, जो अगला कोष्ठक है उसे बाबू कहा जाता है मंझला कोष्ठक, जिसे अंग्रेजी में क्यूरली ब्रैकेट भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा अगर हम बात करें मंझोला कोष्ठक के चिन्ह का, तो बाबू मंझोला कोष्ठक का जो चिन्ह है वो होता है इस रूप में। यदि आपको गणितीय संक्रिया वाले व्यंजक में ऐसे चिन्ह दिखाई दे, ऐसे चिन्ह दिखाई दे, तो बाबू आप लोग ये समझना कि ये जो कोष्ठक है यह एक प्रकार का मंझोला कोष्ठक है और इस कोष्ठक को तभी हल करना है जब आपके रेखा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक का हल हो गया हो। जब दोस्तों रेखा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक का हल हो जाता है तब जाकर मंझोला कोष्ठक का हल करना होता है। यदि आप रेखा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक का हल किए ही अगर आप मंझोला कोष्ठक को हल करने लग जाते हैं तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो गलत आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी बाबू आपको गलत काम नहीं करना है, समझ पा रहे होंगे। हाँ, यदि दोस्तों आपके क्वेश्चन में ना रेखा कोष्ठक हो और ना बाबू अगर छोटा कोष्ठक हो तब जाकर आप मंझोला कोष्ठक का हल कर सकते हैं, लेकिन रेखा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक की उपस्थिति में आप सबसे पहले मंझोला कोष्ठक का जो हल है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसमें लिखवाया है इसका चिन्ह ऐसा होता है जिसका हल रेखा और छोटा कोष्ठक के बाद करना होता है। ठीक है, अगर आप इतना जान लिए तो समझिए कि जो मंझोला कोष्ठक है वो भी खत्म हुआ। बात करते हैं सबसे अंतिम कोष्ठक पर। जो सबसे अंतिम कोष्ठक है उसका नाम है बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक में बाबू बताया जा रहा है इसका चिन्ह ऐसा होता है, मतलब कैसा होता है बाबू, तो इस तरीके से होता है, देख सकते हैं ऐसा चिन्ह होता है ना। ये जो चिन्ह है यह बताता है कि यह चिन्ह बड़ा कोष्ठक के लिए प्रयुक्त किया गया है। जिस प्रकार से बाबू आपने पहले सब कोष्ठकों को समझा, ठीक उसी प्रकार से आप लोग इसमें समझना बाबू कि जब आपको बड़ा कोष्ठक का हल करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक को हल करना होगा अगर दिया रहेगा तो। ठीक, अगर रेखा कोष्ठक ना दिया हो और छोटा कोष्ठक दिया हो तो आपको सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करना है। अगर छोटा कोष्ठक ना दिया हो और मंझोला कोष्ठक दिया हो तो सबसे पहले आपको बाबू मंझोला कोष्ठक को हल करना है। अगर मंझोला कोष्ठक ना दिया हो तब जाकर बाबू आपको बड़ा कोष्ठक को हल करना है। लेकिन यदि रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक ये चारों कोष्ठक दिया हो तो बाबू हम रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और मंझोला कोष्ठक को हल करने के बाद ही बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम बड़ा कोष्ठक को हल कर देंगे और रेखा कोष्ठक, मंझोला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक को छोड़ देंगे, तो ऐसे में बाबू आपकी जो संक्रिया होंगी वो गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ग्रुप पे लिया है। यहाँ पर बाबू देख सकते हैं यह है रेखा कोष्ठक, यह है मंझोला कोष्ठक और यह है बाबू बड़ा कोष्ठक और यह है बाबू छोटा कोष्ठक है। तो हम लोग हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग हल करेंगे इस रेखा कोष्ठक का, उसके बाद हम लोग हल करेंगे इस छोटा कोष्ठक का, उसके बाद हम लोग हल करेंगे इस मंझोला कोष्ठक का, उसके बाद हम लोग हल करेंगे इस बड़े कोष्ठक का। तब जाकर बाबू क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा इस व्यंजक का वो सही प्राप्त होगा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या कोष्ठक से संबंधित कुछ तथ्य भी है।
है जिसे जानना हम लोग के लिए आवश्यक है? तो बाबू हाँ है। अगर आप लोग को कोष्टकों से संबंधित तथ्यों को याद नहीं रखते तो ऐसे में भी बाबू आपका जो सरलीकरण है वो गड़बड़ा सकता है, तो इसे आप लोग पहले जान लीजिए। तो मैंने बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है कोष्टकों के तोड़ने अर्थात व्यंजकों के सरलीकरण में पहले रेखा कोष्टक, तब छोटा कोष्टक, पुनः मंझला कोष्टक और अंत में बड़ा कोष्टक तोड़ते हैं। तो ये तो चीज मैंने आप लोग को बता ही दिया। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो बाबू नोट कर सकते हैं। हम लोग तथ्यों पर चलते हैं, देख सकते हैं। कोष्टकों को तोड़ते या हटाते समय निम्नलिखित युक्त बातों का विशेष ध्यान। तो जो पहला बात है उस पर बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले में बताया जा रहा है यदि किसी कोष्टक के पहले, आप लोग समझना, यदि किसी कोष्टक, चाहे वो कोष्टक आपका रेखा कोष्टक हो या छोटा कोष्टक हो या आपका बड़ा कोष्टक हो या मंझोला कोष्टक हो, ठीक है, यदि किसी कोष्टक के पहले संख्याक है, संख्याक मतलब कोई संख्या, कोई पद है, तो इसका अर्थ है कि कोष्टक के भीतर प्रत्येक संख्या से गुणा करना है। जैसे कि यहाँ पर बाबू आप लोग समझना, जैसे कि मानकर चलते हैं बाबू कि हमने यहाँ पर एक ले लिया है संख्याक 3 और एक हमने यहाँ पर कोष्टक ले लिया है। जैसे कि यहाँ पर हो चुका है 10, यहाँ पर है -5, अब प्लस हो गया है 11, ठीक है। तो बाबू इस कोष्टक के पहले कौन है? इस कोष्टक के पहले कोई संख्याक है। अगर संख्याक रहेगा ना तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको इस संख्या को इस कोष्टक में आए प्रत्येक पदों के साथ गुणा कराना है। अगर दोस्तों आप लोग गुणा नहीं कराते तो ऐसे में आपका जो सरलीकरण है वो बाबू गड़बड़ा सकता है। तो ऐसा बाबू आप लोग भूल मत करना, ठीक है, समझना। अगर बाहर कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या उपस्थित है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस संख्या को हमें कोष्टक के प्रत्येक संख्या से गुणा कराना है, ठीक है। बात करते हैं अगला। इसमें बाबू बताया जा रहा है 2 नंबर में, यदि कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह है तो, मान लेते हैं कोष्टक के पहले बाबू ऋण चिन्ह है, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें त्रुटि करते हैं जिससे कि उनका जो आंसर है वो सही आ नहीं पाता, ठीक है। तो बाबू इसमें बताया जा रहा है यदि कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह है तो कोष्टक के भीतर प्रत्येक संख्या का चिन्ह बदल जाता है। यानी कि जब कोष्टक हटता है तो, ऐसा ना कि केवल बाहर है और अंदर जो भी आप संख्या या पद देख रहे हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, नहीं। जब कोष्टक बाबू हटेगा ना, जब आप कोष्टक का सरलीकरण कीजिएगा तो उस स्थिति में इसमें आने वाले कुल जितने सारे पदों के चिन्ह होंगे उसमें बाबू बदलाव हो जाएगा। जैसे कि मानकर चलते हैं कि हमने इस कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह लिया हुआ है और हमें इस कोष्टक का सरलीकरण करना है, तो उस स्थिति में क्या होगा बाबू कि जब हम इस कोष्टक को हटाएंगे ना तो अंदर वाले जो भी पद आप देख रहे हैं इनका चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि अगर 10 का चिन्ह प्लस है तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, यदि 5 का चिन्ह माइनस है तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और यदि 11 का चिन्ह प्लस है तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। ऐसा स्वरूप आएगा कब? जब आप माइनस को इस कोष्टक के प्रत्येक पद के साथ गुणा कीजिएगा तब। अरे नहीं होगा, 10 का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। 5 का चिन्ह माइनस है और बाहर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 11 का चिन्ह प्लस है और बाहर माइनस है तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। लेकिन हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त रूप में ये जानकर रखेंगे कि कोष्टक के बाहर अगर चिन्ह माइनस है तो अंदर प्रत्येक पद का चिन्ह बदल देना है, ठीक, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगला है, समझिएगा, इसमें बाबू है, इसी में थोड़ा सा, किंतु धन चिन्ह होने पर, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह रहे तो बाबू अगर प्लस चिन्ह रहेगा ना तो कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद में इनके चिन्हों के साथ कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि कोष्टक के बाहर अगर प्लस चिन्ह रहेगा तो कोष्टक के अंदर आने वाले किसी भी पद के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। अगर आप इसे बाहर निकालिएगा ना तो 10 के चिन्ह अगर प्लस है तो प्लस ही होगा, 5 के चिन्ह अगर माइनस है तो माइनस ही होगा, अगर 11 का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही होगा। कब? जब कोष्टक के बाहर चिन्ह प्लस रहेगा तब, ठीक। आगे समझना, इसमें है बाबू आप लोग देख सकते हैं, यदि कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह ना हो, अब ला कोई चिन्ह ना रहे तो, कोई चिन्ह अगर कोष्टक के बाहर ना हो तो गुणा का चिन्ह समझा जाता है। जैसे कि मानकर चलते हैं कि हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो मैंने बता ही दिया शुरू में, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इस संख्या को कोष्टक के प्रत्येक पद के साथ गुणा कराना है। क्यों? क्योंकि कोष्टक और इस संख्या के बीच का जो बाबू चिन्ह होगा वो होगा गुणा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब बात करते हैं आगे। देखिए
इसमें बताया जा रहा है यदि एक ही कोष्ठक के अंदर कोई चिन्ह युक्त संख्या यानी कि पद हो तो संक्रिया में इस क्रम का पालन किया जाता है। बाबू आप लोगों ने कोष्ठकों के बारे में जान लिया, कोष्ठकों से आप अच्छी तरीके से परिचित हो गए, लेकिन अभी तक दोस्तों आप लोग ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर कोष्ठक के अंदर चिन्ह युक्त वाले संख्या आएंगे जैसे कि जोड़ घटाओ गुणा भाग के रूप में अगर कोई पद आएंगे तो उनका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे। मतलब पहले गुणा का करेंगे कि पहले जोड़ का करेंगे कि पहले घटाव का करेंगे कि पहले भाग का करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि जो संक्रिया होगा पदों का वो सबसे पहले किसका होगा, भाग का होगा कि गुणा का होगा कि जोड़ का होगा कि घटाव का होगा। तो बाबू इसके लिए आपको बोडमस को याद रखना आवश्यक होगा। यदि आप बोडमस को याद रखते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि संक्रिया युक्त जो व्यंजक वाले क्वेश्चन होंगे उनका सरलीकरण करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि गणितीय संक्रिया वाले जो व्यंजक का जो सरलीकरण है उसे आप लोग सरलता पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन कैसे तो आप लोग समझना। देखिए बोडमस है ना, बोडमस, तो बोडमस में बाबू आपने ब्रैकेट के बारे में जानकारी हासिल कर लिया। जो ये ब्रैकेट है इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया, ठीक है, अच्छी तरीके से कि ब्रैकेट में जो काम है वो सबसे पहले क्या क्या करना है, ठीक है, और कैसे कैसे करना है वो सारा चीज आप लोगों ने जान लिया। अब नीचे क्या बच गया है, नीचे बच गया है ओडमस। नीचे क्या बच गया है बाबू, ओडमस। मानकर चलते हैं कि किसी एक कोष्ठक में, जैसे कि हो सकता है वो कोष्ठक बड़ा हो या छोटा हो या हो सकता है मंझोला हो, अगर बाबू उस कोष्ठक में ओडमस जैसा अगर कोई पद आए तो हम क्या करेंगे। तो बाबू ओडमस जैसा अगर कोई पद आए तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग का क्रिया करेंगे, ठीक, अगर रहेगा तो ऑफ है, अंग्रेजी अगर रहेगा तो उसमें ऑफ दिया रहेगा, हिंदी रहेगा तो का दिया रहेगा। सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, तो का क्रिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग भाग का क्रिया करेंगे, अगर का नहीं दिया रहेगा तो दोस्तों हम लोग डायरेक्टली भाग का क्रिया करेंगे। समझना आप लोग, अगर किसी कोष्ठक में का भी दिया रहे भाग भी दिया रहे तो हम लोग का क्रिया करने के बाद ही भाग का क्रिया करेंगे। अगर का नहीं रहेगा तो हम भाग का क्रिया करेंगे और उसके बाद गुणा का क्रिया करेंगे। लेकिन उस कोष्ठक में का और भाग दोनों ही नहीं रहेगा तो सबसे पहले हम लोग गुणा का क्रिया करेंगे, उसके बाद जोड़ का क्रिया करेंगे। समझ रहे ना। अगर बाबू उस कोष्ठक में का भाग और गुणा ये तीनों ही नहीं रहेगा तो हम लोग जोड़ का क्रिया करेंगे। अगर बाबू उस कोष्ठक में का भाग गुणा जोड़ ये चारों ही नहीं रहेगा तो सिंपल है घटाव का क्रिया करेंगे। अगर बाबू इस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, सरलीकरण करते हैं तो आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता है। इस चीज को आप लोग समझकर रखना, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को इसके अगली वाली वीडियो में गणितीय संक्रिया से संबंधित व्यंजकों का जो सॉल्यूशन है वो बोडमस की सहायता से करके बताऊंगा, जिसमें आप लोग ये देख पाएंगे कि बोडमस के सहयोग से ऐसे क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से सोल्व हो पा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कोष्ठक और बोडमस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।